आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन सूरत एवं प्राकृतिक कृषि आत्मा के सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वर्चुअल रूप से आज हम सब का मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने वाले हैं आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मंच पर उपस्थित अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री CR पाटिल जी सांसद, आदरणीय श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, आदरणीय श्री राघव जी भाई पटेल कृषि मंत्री गुजरात, माननीय श्री कनु भाई देसाई जी वित्त मंत्री गुजरात, आदरणीय श्री हर्ष भाई संघवी जी गृह राज्य मंत्री गुजरात, माननीय श्री मुकेश भाई पटेल जी कृषि राज्य मंत्री गुजरात, आदरणीय श्रीमती हेमाली बोघावाला जी मेयर सूरत, आदरणीय श्रीमती सुनैना तोमर जी अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय श्री SJ सोलंकी जी, उपस्थित जिला प्रशासन के DM महोदय, जिला विकास अधिकारी, आत्मा के सभी बंधुगण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और कृषि विभाग पूरी सरकार प्राकृतिक कृषि के इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में ले रही है। और आपकी जानकारी के लिए इस समय 5-6 टीमें अलग अलग प्रदेश में इस प्राकृतिक खेती के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, कृषि मंत्री जी ने और हमारे अन्य अधिकारियों ने पूरे प्रदेश के जितने भी DM महोदय हैं, जिला विकास अधिकारी हैं, उनके साथ एक वार्ता की और निर्णय लिया कि हमारे DM और जिला विकास अधिकारी कृषि विभाग के लोगों से मिलकर पूरे गुजरात के प्रत्येक जिला में एक प्राकृतिक खेती के किसानों का सम्मेलन बुलाएंगे और प्रति मास उन किसानों की प्रगति की जानकारी भी लेते रहेंगे ताकि हम पूरे प्रदेश में तेजी से इस मिशन को बढ़ा सकें। आप सबको इस बात की जानकारी है कि 16 दिसंबर 2021 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने हम सब के साथ आनंद में भारत के लगभग 8 करोड़ खेडूतों के साथ में एक बातचीत की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों को आह्वान किया था कि अब सही समय आ गया है, हमने प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम
बहुत तेजी से हमारे सामने आने प्रारंभ हो चुके हैं। केवल लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं, अपितु प्रकृति जो हमारी धरती माँ है वो जहरीली बनती जा रही है। पर्यावरण है वो विषैला बन चुका है। पानी पीने लायक रहा नहीं है। लोग इतने बीमार हो रहे हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं। आज पशुओं में भी कैंसर आ रहा है। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और हमारी धरती दिन पर दिन बंजर अनुपजाऊ होती जा रही है। मेरे खेडूत भाइयों, प्रधानमंत्री जी की ये चिंता आज पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए है और उनकी इच्छा है कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, भारत का किसान संपन्न बने और वो आत्मनिर्भर बने। तभी आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम कह सकेंगे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय पूरे प्रदेश में सैकड़ों शिविर लगातार प्रदेश में चलते हैं प्राकृतिक खेती के। प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में हमारे महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम इस दिशा में काम कर रही है। स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों ने इस काम को संभाल लिया है। हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके अधिकारी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निवेदन पर वो 20 मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं। तो बहुत तेजी से हम गुजरात को प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार प्राकृतिक खेती का प्रदेश बनाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ताकि अब तक ये गुजरात की पावन धरती हर क्षेत्र में भारत के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरी है। तो प्राकृतिक खेती के रूप में भी पूरे देश के लिए रोल मॉडल के रूप में हमारा गुजरात आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। मैं 3 साल से देख रहा हूं कि गुजरात का खेडूत बहुत प्रगतिशील है, बहुत मेहनती है और वो हर चीज को तेजी से पकड़ता भी है और आगे भी बढ़ने का प्रयास करता है। उसी का परिणाम है कि हम इन 3 सालों में, जबकि बीच में कोरोना ने भी 2 साल हमें बहुत परेशान किया, उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के सहयोग से हम अब तक 2 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती के साथ में जोड़ चुके हैं और आने वाला समय बहुत तेजी से हम एक भी गांव प्रदेश में ऐसा नहीं बचेगा कि जिसमें प्राकृतिक खेती का मॉडल ना खड़ा हो। और किसान मित्रों, आज ये बहुत आवश्यक विषय है। आप इसको केवल प्राकृतिक खेती ना समझें, अपितु इसके करने से आज जो सबसे बड़ी चुनौती सारी दुनिया के सामने है वो है ग्लोबल वार्मिंग की, वो है जलवायु परिवर्तन की, और उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं इस समय। अब जहां वर्षा होती है तो अति करती है, नहीं होती है तो अकाल पड़ता है, कहीं पर बर्फ पड़ती है तो सीमा तोड़ रही है, कहीं पर बिल्कुल पड़ ही नहीं रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं और ये समस्या अब कम नहीं होगी यदि हम नहीं संभले तो। आप सबकी जानकारी के लिए विश्व स्तर पर 24%
ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है और जैविक खेती जिम्मेवार है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। जैविक खेती और रासायनिक खेती दोनों ही पर्यावरण को दूषित करने में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। हम जिस खेती की बात करते हैं वो जैविक खेती नहीं है। हम जिस खेती की बात करते हैं वो प्राकृतिक खेती है। वो ऐसी खेती कि जिसमें पर्यावरण को दूषित नहीं किया जाता। रासायनिक खेती में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक सब पर्यावरण को दूषित करते हैं और जैविक खेती में इतनी गोबर की खाद डाली जाती है कि उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होती हैं और वो आकाश में जाकर पर्यावरण को वो भी दूषित करती हैं। तो आज समय का अभाव है, मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन हम जैविक खेती नहीं, रासायनिक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है? आप सब खेडूत, एक बार मैं आप सब से बहुत गहराई से जुड़ना चाहता हूं। आपको पता है कि मैंने 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाने का काम किया है और साथ में मैं खेती भी करता हूं, किसान भी हूं। इसलिए एक बार चाहूंगा आप में वो लोग हाथ खड़ा करें जो खेती स्वयं करते हैं, जो खेडूत हैं, किसान हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जिला प्रशासन को, आत्मा विभाग को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने आप प्रबुद्ध खेडूतों को इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर आमंत्रित किया। खेडूत भाइयों, मैं जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूं, आप सब मेरे साथ बातचीत में आए, गुमसुम मत बैठें। जैसे क्लास में गुरुजी और शिष्यों का आपस में संबंध होता वैसा होना चाहिए। प्राकृतिक खेती क्या है? आप उत्तर देंगे। जंगल में कभी गए हैं? जंगल में, और जंगल में इतने पेड़ हैं, आप उत्तर दें उन पेड़ों में यूरिया कौन डालता है? डीएपी कौन डालता है? छिड़काव कौन करता है? पानी कौन देता है? कोई भी नहीं देता। लेकिन समय पर वो पेड़ फलों से लद जाते हैं और जंगल के किसी भी पेड़ के पत्ते को आप लैब में ले जाएं, टेस्ट कराएं, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब भगवान प्रकृति जंगल में स्वाभाविक रूप से सभी तत्वों की पूर्ति करती है, ना वहां यूरिया की, ना डीएपी, ना खाद की, ना पानी की कोई जरूरत नहीं। जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम आपके मेरे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। और ये असंभव नहीं है। आपके बीच में अब वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हाथ आपके सामने कुछ उठे हैं। अब ये जितने हाथ उठे हैं, आप ईमानदारी से बताएं, आपने जब से प्राकृतिक खेती पूरे नियम से की है, पूरी ईमानदारी से की है, क्या आपका नुकसान हुआ है इस खेती में? यह देखो, क्या किसी का नुकसान हुआ है? ये हाथ हिला रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ। और मैं जो आपके पीछे में खड़ा हूं, मैं खुद एक किसान भी हूं। मेरे पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ भूमि है। उस 200 एकड़ भूमि में मैं पूरी में प्राकृतिक खेती करता हूं। वही बात मैं आपको बताता हूं जो मैंने खुद की है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहते हुए
मैंने वहां प्राकृतिक खेती का प्रचार किया। इस समय 2 लाख किसान हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। किसानों, उनके खर्चे खत्म हो गए, उनकी आमदनी बढ़ गई, उनकी धरती की गुणवत्ता बढ़ गई, पानी की खपत 50% कम हो गई। ये ऐसे बिंदु हैं जो कल्याण करने वाले हैं। खेडूत बंधुओं, रासायनिक खेती मैं चैलेंज करता हूं सारे दुनिया के कृषि वैज्ञानिक जो रासायनिक खेती करवाते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई साइंटिस्ट आए और हमें बताए कि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक खेत में डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। कोई दुनिया का साइंटिस्ट ये बताए कि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डालने से धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, एक भी आपको नहीं मिलेगा। और इसका मैं प्रमाण देता हूं आपके बीच में। जिस समय भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 60 के दशक में, हम उनके विरोधी नहीं, हम उन कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। उन्होंने उस समय भारत की भूखमरी को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान किया। उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। लेकिन अब हमने संभलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय हरित क्रांति शुरू की गई, वो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में, जो इस समय उत्तराखंड में आ गई है। वहां से माननीय स्वामीनाथन जी और एक डॉक्टर मैने, ये ऐसे वैज्ञानिक लोग थे जिन्होंने इस पद्धति को प्रारंभ किया था। उस समय डॉक्टर मैने अमेरिका से पढ़ करके आए थे कृषि विज्ञान को। इस रासायनिक खेती के विज्ञान को अमेरिका से पढ़ करके आए थे। और डॉक्टर मैने की उस समय की रिपोर्ट है कि अब हम इस देश में नई क्रांति शुरू कर रहे हैं रासायनिक खेती की। तो उन्होंने भारत की धरती के सैंपल लेकर के रिसर्च की कि भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। तो खेडूत बंधुओं, उस समय की रिपोर्ट है कि भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था। बोलो मेरे पीछे कितना था? 2.5%। और 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब कि जैसे जंगल की भूमि उपजाऊ होती है, उस समय आपके देश की सारी धरती इतनी ही उपजाऊ थी। ये रिपोर्ट है। और उन्हीं डॉक्टर मैने की रिपोर्ट अभी आई है। उस रिपोर्ट में वो क्या लिखते हैं कि इस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5, पूरे देश में 0.6 से नीचे भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है। और कोई साइंटिस्ट बंधु यहां बैठे हों तो उनसे पूछ के देखो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.45 होगा, वो भूमि बंजर है, वो भूमि अनुपजाऊ है। यदि आप खेडूत भाई आज अपने खेतों में यूरिया, डीएपी डालना बंद कर दो तो आपके खेत में कुछ नहीं पैदा होगा। आपने अपनी धरती को बंजर बना दिया है। इतनी खतरनाक स्टेज पे धरती को जहरीला बना चुके हैं हम। और इसी का परिणाम है कि जब 60 के दशक में
हम खेती शुरू की तो 10-15 किलो यूरिया डीएपी डालते थे और 1 एकड़ में भरपूर पैदावार होती थी। और आज क्या है, आप 1-1 एकड़ में 5-5, 6-6 बैग डालते हैं, उत्पादन घट रहा है, यूरिया डीएपी बढ़ रहा है। हाँ या ना? बोलो, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? इसका परिणाम क्या है कि खेडूत का खर्चा बढ़ता गया, आमदनी घटती गई, तो आप कर्जे की ओर बढ़ते चले गए। इसका समाधान यदि कोई है तो केवल और केवल प्राकृतिक खेती है। और इसमें क्या है, खेडूत बंधुओं, प्राकृतिक खेती बेहद सस्ती और सरल है। प्रदेश सरकार ने आपको देसी गाय घर में पालने के लिए 900 रुपए मासिक रख रखाव के लिए सहयोग दिया। डांग जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर चुके हैं। प्रदेश सरकार जो सहयोग कर रही है, आप सब खेडूतों से मेरा एक निवेदन है कि एक एक देसी गाय अपने घर में जरूर बांध लें। आपने कोई चिंता नहीं, बिल्कुल फ्री में खेती होगी। मैंने अपने खेत में साइंटिस्ट की एक टीम रखी हुई है, कृषि वैज्ञानिक, जो इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर बलजीत सारन, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में वर्षों माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे 8-10 साइंटिस्ट की टीम हमारे खेतों में नहीं, लैब में भी और खेत में भी रिसर्च कर रही है। उनके सामने मैंने जब अपना खेत दिखाया, मैंने अपनी बंजर भूमि में एक ही साल में ऑर्गेनिक कार्बन को डबल किया, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, ऑर्गेनिक कार्बन वो चीज है जो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होगा उतनी उपजाऊ जमीन बनेगी। और वो बनती कैसे है? वो बनेगी गाय माता के गोबर से, गोमूत्र से। हम 2 तरह के खाद बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। एक का नाम है घन जीवामृत, एक का नाम है जीवामृत। इसमें कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। हमारे हमने ट्रेनर तैयार कर लिए गुजरात में। अब हमारे ट्रेनर दूसरे प्रदेश में भी जा रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए। मैं यहाँ के डीएम महोदय को, जिला विकास अधिकारी जी को आग्रह करूंगा कि आज जितने खेडूत यहाँ पर आए हैं, इन सब के लिए इस कार्यक्रम के बाद आप छोटे छोटे कैंप लगवाएं और हमारे ट्रेनर आएंगे। इनको 2-2 दिन की ट्रेनिंग देकर ट्रेनर ही बना जाएंगे और ये तब सफलतापूर्वक काम चलेगा। आज के कार्यक्रम के बाद यूं नहीं छोड़ना है, अपितु प्रत्येक खेडूत की 2-2 दिन की ट्रेनिंग हमारे लोग आकर के देंगे। मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके बीच में आज की तरह आऊंगा, लेकिन सब खेडूत को हमने ट्रेंड करना है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सरल तरीका है। आप एक 200 लीटर का ड्रम ले लो, उसमें 170-75 लीटर पानी भर लो, उसको जहां पशुशाला है उसमें छाए में रखो। देसी भारतीय नस्ल की गाय, इसी में यह गुणवत्ता है। मैंने ऊंट का, गाय का, घोड़े का, बैल का, बकरी का, होस्टन फ्रीजन, जर्सी गाय, सब के गोबर टेस्ट करवाए हैं लैब में। लेकिन गुणों का भंडार यदि कोई पाई है तो केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय पाई है। उनके गोबर में जीवाणुओं का भंडार है और गाय, देसी गाय का मूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है। देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। आप उस पानी के ड्रम में उस गोबर गोमूत्र को डाल दो। 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन
और एक मुट्ठी मिट्टी उस ड्रम में डाल दो और लकड़ी के डंडे से 4 दिन 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम उसको आपने घड़ी की सुई की तरह घोलना है, कुल 4 दिन। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है। दुनिया में इतने कम समय में, इतनी कम लागत में 1 एकड़ का खाद तैयार हो ही नहीं सकता। और इसमें विज्ञान क्या है खेडूत बंधुओं, ये समझो आप। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु है, 300 करोड़ से भी ज्यादा। ये हमने लैब में टेस्ट कराया है। जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे? कोई लाला जी बैठे हिसाब लगाने वाले यहां नहीं है। 30 लाख हजार करोड़ इतने जीवाणु उसमें हैं। और उन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया, वो प्रोटीन है, वो उन जीवाणुओं को बलवान बनाता है, स्वस्थ बनाता है। और उसमें जो गुड़ डालते हैं वो उन जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करता, बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी के जीवाणु भी उसमें मिलते हैं। तो ये सारे जीवाणु कितने बढ़ते हैं ध्यान करो, हर 20 मिनट में। खेडूत भाइयों, हर 20 मिनट में ये जीवाणु उस ड्रम में डबल बनते जाते हैं, डबल। और 72 घंटे में इन जीवाणुओं की गिनती नहीं हो सकती, असंख्य जीवाणु होंगे। और आप 72 घंटे के बाद स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खुले पानी से इनको खेत में डाल दो। जब पूरे खेत में फैलेंगे तो ये मेलवन का काम करेंगे, मेलवन का। हमारी बहनें बैठी होंगी, आप जानते हो, 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो, सारा दूध दही में बदल जाता है। वैसे ही ये जीवाणु धरती में जाके धरती के हजारों तरह के जीवाणुओं को बढ़ाने का काम करते हैं। और खेडूत बंधुओं, अब ध्यान करना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना। ये वही जीवाणु हैं जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने ज्यादा जीवाणु होंगे, जितने ज्यादा जीवाणु होंगे, जितना ज्यादा हलसिया होगा, मित्र जीव होंगे, ये क्या करेंगे? आकाश में, हवा में 78% नाइट्रोजन है। बोलो कितना है? 78% नाइट्रोजन हवा में है। और ध्यान करो, आजकल ये जो वर्षा है ना, इसमें आकाश में जब बिजली कड़कती है, एक बार बिजली कड़कने से हजारों टन यूरिया बनता आकाश में। भगवान की व्यवस्था देखो आप, जो फर्टिलाइजर लगा करके अरबों रुपया खर्च करते हो, प्रदूषण फैलाते हो, भगवान की इस फैक्ट्री में कोई प्रदूषण नहीं होता। आकाश में बिजली कड़कती है, लाखों टन यूरिया बनता है और बारिश के साथ वो धरती पर आता है। इसीलिए तो बारिश का पानी खेती को एकदम रंग बदल देता है, वो यही कारण है। और हर समय खेडूत भाइयों, हर समय इस हवा में 78% नाइट्रोजन रहता है। और ये जो गौ माता के पेट से जीवाणु आए हैं ना, करोड़ों अरबों, ये जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और आपके पौधे के लिए भोजन बना करके देते हैं। ये जीवाणु जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा नाइट्रोजन धरती को मिलेगा। नंबर 1। अगली बात सुनो, ये जो धरती माता है इसमें सारे तत्व हैं, सब तत्व हैं। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है धरती में। लेकिन ये तत्व जड़ बन करके पड़े हुए हैं।
वो तत्व अपने आप भोजन बनाकर पौधे को नहीं देते। ये जो जीवाणु हैं जो आपने जीवामृत से तैयार किए गौ माता के पेट से, ये जीवाणु धरती में पड़े कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटास, इनसे भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मेरी बहनें बैठी हैं, उत्तर देंगी। आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं, या यूं ही काम चल रहा है सबका? घर में रसोड़ा है। घर के रसोड़ा में नमक भी है, तेल भी है, साग भाजी भी है, दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, पानी भी है, प्रधानमंत्री की दी हुई गैस भी है कि नहीं? पर अपने आप भोजन बन करके बाहर आ जाता है क्या? नहीं बनता ना अपने आप भोजन। भोजन कब बनता है? जब माता बहन रसोड़ा में जाएगी और इन सब चीजों को मिलाकर भोजन बनाएगी तो भोजन तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो काम रसोड़ा में माता बहन का है, वही काम प्राकृतिक खेती में जीवाणु और हड़सिए का है। समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। तो जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन उपजाऊ बनेगी। जितनी जमीन उपजाऊ बनेगी उतनी आपकी पैदावार बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों को बंजर जमीन नहीं देनी पड़ेगी। और भाई और बहनों, जब जीवामृत, घन जीवामृत धरती में जाएगा तो हड़सिया जो आपने मार दिया, वो हड़सिया अब भी धरती में समाधि लिए बैठा है आपके यूरिया डीएपी से डरता हुआ। जब भी आप ये दोगे तो धरती फोड़ करके वो यूपर आएगा और अपना परिवार बढ़ा करके आपके लिए काम करेगा। क्या काम करेगा? वो धरती में देखो यूं छेद करता, यूं जाता, यूं आता, यूं जाता, यूं आता है। जिस छेद से जाता दूसरे से आता है और ये 10-12 फीट तक धरती को लीपते हुए छेद बनाता है। इन छिद्रों से धरती में ऑक्सीजन जाता, धरती उपजाऊ बनती है। हड़सिया 10-12 फीट तक की मिट्टी के खनिजों को खाता है और पेट से निकालकर जो विष्ठा देता है उसमें आपकी धरती से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और यह हलसिया जब मरता है तो 18 तरह के पोषक तत्व धरती को दे करके बलिदान आपके लिए दे जाता है। इतना बड़ा काम यह हलसिया करता है और अपने जीवन में इतनी स्पीड से परिवार बढ़ाता है। इतनी स्पीड भारत वालों की भी नहीं है। इसकी स्पीड क्या है? एक जन्म में हजारों बच्चों को जन्म देता है। ये इतना परिवार बढ़ाता है। मेरे 1 एकड़ खेत में 4 से 5 लाख हलसिया काम करता है और जब वो रात दिन ये छेद बनाता है तो सारी धरती को मुलायम करता है, उलट पुलट करता है और इतने छिद्र बनाता है कि अब बारिश होगी तो सारा बारिश का पानी, जल उन्हीं छिद्रों से धरती मां के पेट में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके प्रमाण अभी हमारे बीच में, अभी गोंडल से, अपने राजकोट से सैकड़ों भाइयों ने वीडियो बनाकर भेजी हमारे पास। वीडियो, समय अभाव नहीं तो मैं दिखाता। हमारे प्राकृतिक, अभी बारिश हुई ना, चल रही है, तो जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनके खेत का 2 घंटे में पानी सारा धरती मां के पेट में चला जाता है। और जो रासायनिक करते हैं उनकी धरती की परत पत्थर बनी हुई है, वो पानी नहीं पीती, इसलिए पानी खड़ा रहता है और धरती की फसल को बर्बाद कर देता है। और दूसरा दुष्परिणाम क्या हो रहा है? खेडूत भाइयों, ऊपर की 6 इंच मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उस मिट्टी को बनने में हजारों साल लगते हैं। अब सबसे बड़ा धरती का विनाश कैसे होता है?
तेज बारिश आती है, ऊपर वाली मिट्टी को बहा करके ले जाती है, उपजाऊ जमीन को बहा के ले जाती है और वो बाढ़ लाती है। बाढ़ से विनाश होता है, धरती बंजर हो रही है, धरती मां के पेट में पानी जा नहीं रहा। आप पंपों से पानी निकाल तो रहे हैं, वापस जा नहीं रहा। आने वाली पीढ़ियों को खेती तो दूर, पीने का पानी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस चिंता से मुक्त होने का तरीका ये प्राकृतिक खेती है। और मजे की बात सुनो, इस प्राकृतिक खेती से बाढ़ भी नहीं आएगी और अकाल सूखा भी नहीं पड़ेगा। जब सूखा पड़ता है, लूएं चलती हैं, पानी नहीं होता, आपकी फसल को पानी नहीं मिलता, तो उन दिनों क्या होता है? जब धरती तपेगी तो धरती के नीचे नमी है तो उसमें वाष्प बनेगा, वाष्प, भाप बनेगी। और वो भाप इन हड़सिया के जो छेद हैं, इनसे वो भाप ऊपर आएगी और इन छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। ये है प्राकृतिक खेती। यही तो जंगल में नियम काम करता है। जंगल का पेड़ ना सूखता है, हरा भरा रहता है। वही नियम खेत में काम करना शुरू कर देगा। तो प्राकृतिक खेती में दूसरी विधि आच्छादन, धरती मां को ढक करके रखना। जैसे हम अपनी मां को वस्त्रों से ढक के रखते हैं, सम्मान से रखते हैं, ये धरती हमारी मां है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये तो मां है। और इस मां को हमने जहरीला बना दिया, इसको हमने बर्बाद कर दिया। अब प्राकृतिक खेती में क्या है? ये जैविक खेती में नियम नहीं होते, इसलिए वहां उत्पादन ही नहीं मिलता। श्रीलंका की जो दुर्गति हुई जैविक खेती ने की है। न उनको ट्रेनिंग दी, न तरीका दिया, एकदम बंद कर दिया। प्राकृतिक खेती में बीच में कहूं, जितने खेडूत भाई हैं, एकदम पूरे खेत में नहीं करना है। आपने क्या करना है? उतने खेत में करो जो आपके घर की जरूरत है। दाल, साग, भाजी, अन्न उतने में करो जितनी जरूरत है, लेकिन पूरी ट्रेनिंग लेके करो, पूरी विधि से करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप पूरी विधि से करोगे, आपका उत्पादन नहीं घटेगा। पहले साल दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि धरती बंजर बन चुकी है, इसमें कोई तत्व बचे नहीं। जबरदस्ती यूरिया, डीएपी डालकर इससे उससे पैदावार ली जा रही है। एक साल में आपने जीवामृत, घन जीवामृत को डबल दुगना डालना, एक साल। उसके बाद 3 साल के बाद आपको ये नए के बराबर डालना पड़ेगा। अब मैं अपने 200 एकड़ खेत में एक बार जीवामृत देता हूं, 1-2 बार उसका छिड़काव करता हूं। अब मेरे को जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा इतना हड़सिया पैदा हो गया, इतने जीवाणु पैदा हो गए, इतने मित्र कीट पैदा हो गए कि वो शत्रु को मार देते हैं। कोई दवाई का छिड़काव जरूरत नहीं। उत्पादन मेरा हर साल बढ़ रहा है। क्यों? धरती उपजाऊ होती जा रही है। आपसे मैं पूछता हूं, एक हड़सिया को पकड़ करके यहां हमारे पाटिल साहब की टेबल पे रखो, ला करके हड़सिया को, और उस हड़सिया पे यूरिया डालो, वो जिएगा मरेगा? और उस हड़सिया के ऊपर गाय का गोबर डालो तो वो परिवार बढ़ाएगा। अब हमने कौन सा काम किया है? अरे जो जीवाणु, जो हड़सिया, जो मित्र जीव धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको हमने मार दिया तो जमीन बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? क्यों किसान भाइयों, आज दुनिया की 33% धरती बंजर बन चुकी है। ये आंकड़े हैं साइंटिस्ट के। और यूं ही चलता रहा तो अगले 50-60 साल में धरती फरस की तरह बन जाएगी। यूरिया, डीएपी डलता रहेगा तो भी कुछ नहीं पैदा होगा। इसको बचाना है तो गौ माता को बचाओ और इस प्राकृतिक खेती के रहस्य को समझो। भाई और बहनों, धरती को हम ढकते हैं कैसे?
जब धरती में बीज बोया, पौधा जम गया, पौधे को छोड़कर बाकी धरती को हम किसे निंदामण से, अवशेष से, धरती में जो भी कुछ निकला उसको कभी जलाना नहीं है। धरती मां को जलाना महापाप है। धरती में आग कभी मत लगाओ, नहीं तो जीवाणु जल जाते हैं। जब धरती को ढक देते हैं तो होता क्या है? साइंटिस्ट कोई बंधु बैठे बताएंगे आपको, जब धरती का तापमान 35 डिग्री होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ करके आकाश में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और धरती को हम ढक के रखते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ता नहीं है। धरती में रहेगा तो धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ती रहेगी, इसका ये लाभ है। नंबर 2, जब धरती को हम ढकते हैं तो जितने सूक्ष्म जीवाणु हैं, हड़सिया है, उनको भी तो भोजन चाहिए। तो ये आच्छादन जो है, ये मल्चिंग जो है, उन जीवाणुओं का भोजन है और इसको बायोमास में बदल देते हैं और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ने का काम करती। 2, नंबर 3, जब आप खेडूत धरती को ढकोगे तो निंदामण पैदा नहीं होगा। निंदामण पैदा कब होगा? जब बीज को सूरज की धूप पड़ती है। जब आप ढक दोगे तो सूरज की धूप नहीं मिलेगी, निंदामण नहीं जमेगा, जमेगा तो पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, आपका लेबर का खर्चा खत्म हो जाएगा। 3 लाभ। नंबर 4, जब धरती को ढकते हैं तो 50% पानी की खपत कम हो जाती है। 50%। क्यों? आकाश से ये निंदामण जो जलीय तत्व है हवा में उसको खींचता है और धरती को नमी देता है। उदाहरण के लिए आपके खेत में एक बड़ा गट्ठा बना के आप अवशेष का डाल दें, 3 दिन के बाद उसको उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। क्यों? वो आकाश से खींचता है। तो 50% इससे पानी की खपत भी कम हो जाएगी। और अंतिम इसका 6ठा लाभ जो है कि ये जो हड़सिया, ये आपके लिए वरदान है। ये मनरेगा वाले तो दिन में काम करके शाम को दिहाड़ी मांगते हैं आपसे, लेकिन ये हड़सिया रात दिन काम करके आपसे कुछ नहीं मांगता, फ्री का मजदूर है आपके लिए। और ये हड़सिया, ध्यान करो खेडूत भाइयों, ये रात को काम करता, दिन में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसको पता तू बाहर आएगा तो पक्षी उठा ले जाएगा, इसलिए अंधेरे में काम करता ही। जब आप धरती को ढक के रखोगे तो पक्षी को तो हड़सिया नहीं दिखेगा और हड़सिए को पक्षी नहीं दिखेगा, तो वो अंधेरा पा करके हड़सिया फिर डबल शिफ्ट में काम करेगा। डबल शिफ्ट में, समझ में आई बात? वो रात में भी काम करेगा और दिन में भी काम करेगा। और जब रात दिन वो काम करेगा तो आपके लिए वो सारे भूमि की उपजाऊ के तत्वों का निर्माण करेगा, ऊपर के खादों की जरूरत नहीं छोड़ेगा। वो इतना काम आपके लिए रात दिन करेगा। इसलिए मेरे खेडूत भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों को आह्वान किया है कि हमने पर्यावरण को बचाना है, हमने धरती मां को बचाना है, हमने पानी को बचाना है, हमने गौ माता को बचाना है, आपने लोगों का स्वास्थ्य बचाना है और अपनी आय को बढ़ाना है, तो प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे अलग कोई रास्ता नहीं है। आज आप और हम देखते हैं भारत सरकार 1 वर्ष में 1,60,000 करोड़ रुपया विदेशों को देती है। बदले में यूरिया डीएपी खरीदना पड़ता है, उससे हम धरती में डाल के उसको जहरीला करते हैं। उसके उत्पाद जो होते हैं उसको खा करके हम बीमार हो रहे हैं और हमारे उत्पादों को विदेशी लोग लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनमें इतना कीटनाशक है वो खरीदते नहीं।
तो ये कितनी बड़ी हानि हमारी हो रही है। यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो 1,60,000 करोड़ रुपया आप देश का बचाएंगे और ये देश के विकास में लगेगा तो कितना बड़ा कल्याण देश का हो सकता है। और खेडूत भाइयों, ये लोग जो बीमार हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, कैंसर, आप सबसे मैं पूछता हूं, जब यूरिया डीएपी की खेती नहीं थी 60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कैंसर क्या है? हार्ट अटैक को जानता था? डायबिटीज को जानता था? ये असाध्य रोग जितने पैदा हो रहे हैं, स्लो पॉइजन, चाहते न चाहते हर व्यक्ति के पेट में जा रहा है और वो दुष्परिणाम आज अस्पताल भरे पड़े हैं। अपने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, विकास और उन्नति के लिए हमने इस दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ये प्राकृतिक खेती जो है एक सरल मिशन है, इतना सरल है, और इसके लिए प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आप सबसे मैं अंत में निवेदन करता हूं कि अपने जितने खेडूत भाई आज आए हैं, वो सब आने वाले दिनों में हम ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे। 2-2 दिन की ट्रेनिंग लें और सब तरह की खेती आप कर सकेंगे और आपकी धरती उपजाऊ बनती जाएगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी, पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, आप ईश्वरीय व्यवस्था में सहयोग करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य आपको लगेगा। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान हम सबको किया कि हर पंचायत में कम से कम 75 खेडूत प्राकृतिक कृषि से जुड़े, हर पंचायत में तालाबों का निर्माण हो। अब वर्षा का काल है, सब पेड़ लगाने का अभियान चलाएं। आपकी खेत की चारों तरफ मेड़ जो पाल है, उस पर पेड़ों को लगाने का काम करें, इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा, ऐसा मेरा नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है। अंत में मैं निवेदन करता हूं, आज इस प्राकृतिक खेती को समझा, आप विश्वास दिलाएंगे? कितने लोग प्राकृतिक खेती करेंगे? हाथ खड़ा करके। वाह वाह, मुख्यमंत्री जी आपका कार्यक्रम सफल हो गया, बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः जिला प्रशासन को, डीएम महोदय को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस मिशन को अब छोड़ना नहीं, सब खेडूतों को ट्रेंड करके हमने आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने इस देश की गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा को समस्त विश्व में फैलाया है, हम लोगों के विकास के लिए रात दिन काम करते हैं। देश के चहुमुखी विकास में जिन्होंने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे महा कर्मठ और अपने कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अभी हम सबको मिलेगा। ये हम सबका परम सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।